हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यूए की रेलवे विज्ञान बुक का केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 धातु है धातु मिश्र धातु का अध्ययन करेंगे। मेटल, नॉन मेटल एंड अलॉय। और इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। धातु क्रम। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण में कई भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। धातु के उत्पादन में निहित विभिन्न प्रक्रियाओं के सामूहिक रूप को धातु क्रम कहते हैं। खनिज। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा का प्रतिशत अधिक हो या इसे सरल तरीके से निष्कर्षित किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। अधात्री। खनिजों में पाई जाने वाली अशुद्धि को अधात्री कहा जाता है। गालक। वे पदार्थ जो अयस्क में विद्यमान अशुद्धि को सरलता से विस्थापित कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। नोट: सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में उपस्थित धातुएं जिंक, आयरन, पीबी लोहा, पीबी लेड की क्रियाशीलता मध्यम होती है। ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में प्रकृति में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुएं Cu, Ag, Au और Pt कर्म क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुख्य अवस्था में पाई जाती है। क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: उच्च क्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं, निम्न क्रियाशील धातुएं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये विद्युत अपघटन द्वारा, और जिंक, आयरन और लेड कार्बन के उपयोग द्वारा और चांदी और सोना मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं। अयस्क को धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण होते हैं। अयस्क होता है, अयस्क के बाद में अयस्क का स्पंदन, फिर उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में गलित धातु, यौगिक का वैद्युत अपघटन, उसके बाद में धातु। और मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क में विस्थापन होता है और सल्फाइड अयस्क में धातु का ऑक्साइड, धातु में अपयन, धातु का शोधन। ये इस प्रकार से कुछ समझ में नहीं आ रहा। अयस्कों का समृद्धीकरण। धातुओं के निष्कर्षण से पूर्व अयस्क में कई प्रकार के अशुद्धियां विद्यमान होते हैं। इन अशुद्धियों को धातु से पृथक करने के लिए निम्न प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे 2HgS प्लस में 3O2। ताप देंगे तो 2HgO प्लस में 2SO2। सक्रियता श्रेणी के मध्यम में विद्यमान धातुओं का निष्कर्षण। प्रकृति में ये धातुएं सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। इनको निष्पादन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर उसके गलनांक से नीचे गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ZnCO3 ताप देंगे ZnO प्लस CO2 बन जाएगा। भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर उसके गलनांक से नीचे गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। 2ZnS प्लस 3O2 ताप देंगे 2ZnO प्लस 2SO2। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं पर निष्कर्षण। ये धातु अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड पर धातु निक्षेपण होती है और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। कैथोड पर Na++ इलेक्ट्रॉन तो Na, एनोड पर 2Cl नेगेटिव बन जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। संचरण। अधिक समय पर नमी और वायु के संपर्क में रहने के कारण लोहे पर भूरी परत चढ़ जाती है, जिसे जंग Fe2O3 कहते हैं। कॉपर वायु में विद्यमान नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिससे उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है।